अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी हमें इंडिया से मिस्टर श्याम ने शेयर की है। और ये बताते हैं कहानी, ये किस्सा इनके अपने साथ 1997-98 में कर्नाटक के अंदर पेश आया था। ये बताते हैं कि उस दौर में मेरे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ख़राब थी। सच्ची बात यह है कि हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और मैं चाहता था कि मैं किसी तौर भी अपने अब्बू का हाथ बटा सकूं। लिहाजा मैंने 8वीं क्लास तक तालीम हासिल की और उसके बाद कोशिश करके एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में जॉब करना शुरू कर दी। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे वो शाम के 6 बजे से सुबह के कभी 5 बजे तक, कभी 6 बजे तक चला करते थे और कभी ये जो टाइम था ये आगे पीछे हो जाया करता था। बेसिकली ये जो फैक्ट्री थी ये मेरे घर से 20-25 मिनट के फासले पे मौजूद थी। लेकिन ये जो फासला था ये मुकम्मल तौर पे सुनसान और वीरान फासला था। रास्ते में एक शमशान घाट और उसके साथ साथ एक धोबी घाट भी पड़ा करता था। आम तौर पे जब मैं सुबह वापस आ रहा होता था तो ये जो धोबी घाट है यहाँ पे रश नज़र आता था। लोग कपड़े धोने के लिए यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर दिया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सर्दियाँ चल रही थी और इत्तेफाक से हमारी जो फैक्ट्री थी उसमें 2 बजे यानी रात के 2 बजे ये जो प्रोडक्शन थी वो एकदम से रुक गई। पता चला कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है और इसको दूर करने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अब जो हमारी मैनेजमेंट थी या जो भी एडमिन थी उन लोगों ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो सुबह तक रुक सकते हैं, वरना आप में से जो भी अपने घर जाना चाहता है तो उसको हम 1 या 1.5 दिन की छुट्टी खुद ही देना चाहते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन अल्लाह जाने एकदम से मेरे जहन में क्या आया कि मैंने सुबह के बजाय उसी वक्त अपने घर के लिए रवाना होना बेहतर समझा। ज़ाहिर सी बात है, मेरे जहन में मौजूद था कि ये जो कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, ये यहाँ पे रुकने के पैसे नहीं देने वाली। तो इससे बेहतर है कि मैं घर जाऊँ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। अब जब मैं निकला, एक तो शदीद सर्दी हो रही थी। दूसरी बात यह है कि आम तौर पे मेरे साथ कोई ना कोई 1 या 2 बंदे मौजूद हुआ करते थे, लेकिन इत्तेफाक से आज कोई भी मेरे साथ जाने पे राज़ी नहीं था। वो कहने लगे कि इतनी रात है, इतनी रात में इस सुनसान रास्ते से गुज़रना, ख़ास तौर पे शमशान घाट से गुज़रना ठीक नहीं होगा। अब मेरे दिमाग पे जाने की जल्दी सवार हो चुकी थी। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो निकलता हूँ और मैं खैरियत से पहुँच भी जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं अपनी फैक्ट्री से निकला तो मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मैं मुख्तलिफ़ गाने गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो शमशान घाट वाला रास्ता है ये मैंने बआसानी अबूर कर लिया था। खैर ये हिस्सा अबूर करने के बाद जब ये धोबी घाट वाला हिस्सा शुरू हुआ तो मुझे कुछ अजीब सी सर्दी का सा एहसास होने लगा। हालांकि इससे पहले भी सर्दी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इस धोबी घाट नुमा एरिया में आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एकदम से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। अजीब बात यह थी कि मैं इधर उधर देख रहा था, हल्की हल्की सी चांद की रोशनी मौजूद थी और मुझे ऐसा लगा कि धोबी घाट पे, जहाँ पे आमतौर पे धोबी अपने कपड़े फैलाया करते हैं, उधर एक पत्थर के पास कोई खड़ा हुआ है। जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था उसने एक सफ़ेद कलर की चादर से अपने पूरे जिस्म को, वजूद को ढांप रखा है। आम तौर पे यहाँ पे जो धोबी काम किया करते हैं तकरीबन सारे के सारे रोज़ाना यहाँ से गुज़रने की वजह से मुझे जाना करते थे। अब जब मैंने इस तरह के एक बहुत ही लंबे, बहुत ही चौड़े आदमी को चादर के अंदर लिपेटे हुए देखा तो एक लम्हे के लिए मैं ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुका और मैंने सोचा कि ज़रा आगे बढ़ के मौसूफ से पूछता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर, कोई इस तरह का आदमी हो जो यहाँ पे जो पहले से कपड़े मौजूद हैं उन कपड़ों को चोरी करके अपने साथ ले जाना चाहता हो। यही सोचने के बाद मैंने जब उस आदमी की तरफ बढ़ना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरी गलती है या मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं बराह रास्त उस आदमी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था वो आदमी पीछे हटना चाहता है। अब मुझे आगे बढ़ने पे और उसके पीछे हटने पे यकीन हो चला था कि वाकई में ये कोई ना कोई चोर है जो यहाँ पे सरासर चोरी की नीयत से आके खड़ा हो चुका है। आप यकीन करें, जैसे जैसे मैं उस वजूद के आगे या उसके सामने जाता जा रहा था,
आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जिस्म पे जो चादर लिपटी हुई थी वो ना सिर्फ खुलती चली जा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था एकदम से तेज़ हवाओं ने चलना शुरू कर दिया है। और फाइनली जब मैं उसके बहुत करीब पहुंचा तो उसके ऊपर जो चादर मौजूद थी वो एकदम से देखते ही देखते उसके वजूद से नीचे जा गिरी। अब जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, अगर मैं कहूँ कि दुनिया में मैंने इससे खौफनाक मंज़र इससे पहले हरगिज़ नहीं देखा था, तो शायद आप मेरी इस बात का यकीन ना करें। मैंने देखा कि जो शख्स मेरे सामने मौजूद है उसका पाँव से लेके गर्दन तक का जो हिस्सा है वो मौजूद है, लेकिन गर्दन से ऊपर जहाँ पे सर मौजूद हुआ करता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर या ऊपर का हिस्सा मौजूद ही नहीं है। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंखों का धोखा है, लिहाजा मैंने जानबूझ के रुक के इधर उधर देख के जब मैंने दूसरी और फिर तीसरी बार उस आदमी के ऊपर गौर किया तो वाकई में ये एक ऐसी मखलूक थी जिसे आमतौर पे सरकटा कहा जाता है और जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हमने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखी थीं। अब इतने अंधेरे में, इतनी खौफनाक और सर्द रात में अगर आपका सामना किसी इस तरह की मखलूक से हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप भी अपने आसाब पे काबू रख सकते हैं। कुछ ऐसा ही मेरा हाल था और आप यकीन करेंगे जो भी मंत्र जो कुछ मुझे आया करता था मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैंने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपनी रफ्तार को तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि मैं देखते ही देखते भागना या दौड़ना शुरू हो चुका था और अब मुझे लग रहा था जैसे मुझे बाकायदा फॉलो किया जा रहा है। खैर मैं भागता चला गया और भागते भागते बिलाखिर में एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे एक मोड़ मौजूद था जिसे आप एक चौराहा भी कह सकते हैं। इत्तफाक से उस चौराहे पे सामने से एक चौकीदार इस तरह का कोई आदमी आता हुआ दिखाई दिया। खैर इस चौकीदार को देख के मेरी जान में जान आई और मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे एक सरकटा मैंने वहाँ पे धोबी घाट पे खड़े हुए देखा है। तो वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि यहाँ पे अक्सर रात के 2-3 बजे इस तरह के सरकटे को बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे जब तक नहीं आते जब तक उजाला ना हो जाए या सूरज की पहली किरण यहाँ पे ना पहुँचे। ये जो रात थी ये मैंने बमुश्किल घर पहुँचने के बाद जैसे तैसे गुजारी, और उसके बाद से मैंने कोशिश शुरू कर दी थी कि किसी भी तौर अंधेरे में इस जगह से नहीं गुजरना है। जब भी मैं यहाँ से गुजरा करता था मैं इंश्योर कर लिया करता था कि सुबह हो चुकी है, और सुबह होने के साथ साथ जो भी धोबी घाट पे धोबी आया करते हैं या जो भी लोग यहाँ पे काम करने की गरज से नज़र आते हैं वो यहाँ पे पहुँच जाएं और उनके पहुँचने के बाद मैं यहाँ पे इस तरफ से गुज़र सकूँ। मेरा नाम आबिद है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये 2004 में मेरे साथ शाहरा फैसल यानी जहाँ पे गोरा कब्रिस्तान मौजूद है उसके एग्जैक्टली सामने यानी राइट साइड पे जो एक बिल्डिंग मौजूद है वहाँ पे पेश आई थी। उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पे एक बहुत मशहूर कंपनी का कॉल सेंटर मौजूद था, और इस कॉल सेंटर की वजह से ये जो हमारी बिल्डिंग थी यहाँ पे रात के तकरीबन 2-2:30 बजे तक रौनक हुआ करती थी। अब मेरा जो ऑफिस था वो इस कॉल सेंटर से जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पे मौजूद था, तो अक्सर ऐसा होता था कि इनकी रौनक की वजह से मैं भी अक्सर अपने ऑफिस में रात के 2 या 3 बजे तक बैठा रहता था, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट है यानी जो भी मुझे काम करना होता था मैं कोशिश करता था कि रात के 3-4 बजे तक मुकम्मल करके अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँ। अब मेरी जो रिहाइश थी वो अल्लाह वाली चौरंगी पे मौजूद थी, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो गोरा कब्रिस्तान से ये जो अल्लाह वाली चौरंगी है मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता है, और मुझे इसलिए रात में रुकने में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हुआ करती थी। हाँ, प्रॉब्लम जब होती थी जब ये जो कॉल सेंटर वाले हैं ये किसी भी वजह से या ईद की वजह से जब इनकी छुट्टियाँ होती थी तो हमारी ये जो बिल्डिंग है जो कि 15-16 मंजिलों पर मुश्तमिल है, उस दौरानिए में ऐसा लगता था कि इस बिल्डिंग में दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है। ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे किसी खंडर का सा मंजर पेश किया करती थी। वैसे ही एक रात थी, इत्तफाक से ये जो कॉल सेंटर था यहाँ की छुट्टी थी,
और मेरा ख्याल है कि मैं काम करते करते यानी कि मुझे तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम हो चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी और अब मैंने सोचा कि मैं अपने ऑफिस को बंद करता हूँ। बंद करने के बाद ये जो लिफ्ट मौजूद है, इस लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाता हूँ और कुछ देर सिगरेट वगैरह पीने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। अब जैसे ही मैं लिफ्ट के सामने आया और मैंने बटन प्रेस करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे लिफ्ट नीचे से यानी जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मौजूद होते हैं, उस तरफ से इस लिफ्ट को बंद कर दिया गया है। ना ही कोई लाइट जल रही थी और ना ही कोई लिफ्ट के चलने के आसार नज़र आ रहे थे। अब मैंने सोचा कि मैं स्टेयर्स के रास्ते से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ। तो वैसे ही मैंने जब एक फ्लोर क्रॉस किया, तो मेरी जेब के अंदर जो मोबाइल मौजूद था, मैंने उसको बाहर निकाला और उसका टॉर्च जला के नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ फ्लोर बआसानी मैंने क्रॉस कर लिए, लेकिन जैसे ही मैं 8वें या 9वें फ्लोर पे नीचे की तरफ आया, तो मुझे ऐसा लगा कि इस फ्लोर पे जैसे ही मेरे मोबाइल की रोशनी गई है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे इस फ्लोर के ऊपर जहाँ पे लिफ्ट मौजूद है, उसके सामने कोई ना कोई खड़ा हुआ है। अब पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने जानबूझ के उस जगह पे जहाँ पे मुझे लगा था कि कोई खड़ा हुआ है, अपने मोबाइल की जो रोशनी थी उसको उस तरफ किया, तो मैंने देखा कि लिफ्ट के बिल्कुल सामने एक औरत जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है, कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से लंबे लंबे से उसके बाल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लिफ्ट के नीचे आने का इंतज़ार कर रही है। हालांकि इस फ्लोर पे मैं मुतादिद बार गुजर चुका था और मेरी मालूमात के मुताबिक रात के औकात में यानी कि 8 बजे के बाद इस फ्लोर के ऊपर मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ करता था। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है किसी ऑफिस की कोई औरत हो, शायद बेचारी लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हो और उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ हो कि लिफ्ट मुकम्मल तौर पे बंद हुई भी है। इससे पहले कि मैं उस औरत को मुखातिब करता और उसको कहता कि आप यहाँ पे लिफ्ट का मज़ीद इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये जो लिफ्ट है ये नहीं आने वाली है, इसी दौरानिए में उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ मुड़ना शुरू किया। अब जैसे ही इस औरत ने मेरी तरफ मुड़ना शुरू किया, तो एग्जैक्टली उसका जो चेहरा था वो मेरी आंखों के सामने मौजूद था। कुछ अजीब तरीके से आप कह सकते हैं कि येलोइश या एक्स्ट्रा वाइट उसका चेहरा था। जहाँ तक उसके चेहरे की लंबाई का ताल्लुक है, तो ऐसा लग रहा था चेहरा बहुत लंबा है और हैरान कुन तौर पे उसके चेहरे पे जो आंखें मौजूद थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं ये मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं, यानी कि जिन्हें आप वाइट आई बॉल्स कह सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर मेरे सामने मौजूद था। हैरान कुन बात यह थी कि इस औरत के हाथ में एक कैंडल या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद थी, लेकिन उसके हाथ में वो रोशनी होने के बावजूद न ही उस कैंडल या शमा में से कोई लाइट निकल रही थी। बस ये पता चल रहा था जैसे कोई चीज़ है जो चमक रही है। एक अजीब सी कैफियत थी। मैं समझने से कासिर था कि आखिर ये औरत इतनी रात में इस अंधेरे में नंगे पाँव यहाँ पे क्या कर रही है। जैसे ही मैं उसको मज़ीद देख पाता, उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें, जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था उसका जो कद है वो ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि देखते ही देखते उसका जो सर था वो बाकायदा छत से टकराने लगा था। कुछ देर के लिए मेरे दिमाग ने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पे माऊफ हो चुका है, या फिर मैं किसी नींद की सी कैफियत में हूँ और मेरे असाब मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह करके एकदम से जब मैंने अपने आप को झटका और जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, जब मैंने उनकी तिलावत शुरू की, तो देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे जो औरत है वो हवा के अंदर तहलील हो चुकी है। खैर, मैं जैसे तैसे भागता गिरता पड़ता जब नीचे पहुंचा, तो सामने जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, मेरी उनसे सलाम दुआ हुई। वो मुझसे पूछने लगे कि साहब खैरियत तो है, इतनी बुरी तरह भागते हुए नीचे क्यों आए हैं। उनको लगा कि शायद कोई चोरी चकारी का चक्कर है, या हो सकता है कि जो रॉबर्स वगैरह हैं वो ऊपर आ गए हों। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक औरत को ऊपर देखा था, तो वो कहने लगे कि साहब ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। रात के औकात में ये औरत पूरी बिल्डिंग में, ख़ास तौर पे वो फ्लोर्स जो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, वहाँ पे हर किसी को नज़र आया करती है।
ये 1996 की बात है और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा कोई इवेंट था जिसकी वजह से जो रीजेंट प्लाज़ा होटल है इसके करीब ही एक कमर्शियल बिल्डिंग थी। वहाँ पे हम लोग डिनर के ऊपर इनवाइटेड थे। इससे पहले भी जो हमारे ऑफिसर्स थे वो हमें डिनर के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मदऊ किया करते थे। लेकिन उस रात जबकि दिसंबर चल रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो जब हम फ्री हुए तो उस वक्त ही मैं परेशान था कि मेरी जो बाइक थी वो पंचर हो चुकी थी और मुझे पता था कि इतनी रात में मुझे ना ही कोई पंचर वाला मिलने वाला है, बल्कि अब सरासर मेरी परेशानी या ख्वारी शुरू हो चुकी है। खैर, जब मैं अपने ऑफिस से निकला, यानी कि मैं उस जगह से निकला जहाँ पे हमारा डिनर था, तो निकलते ही जब मैं रोड की तरफ आया तो जो लोग इस रोड के ऊपर सफ़र किया करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि रीजेंट प्लाज़ा से जब आप आगे की तरफ आते हैं तो सीधे हाथ पे गोरा कब्रिस्तान मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा सा पुलिस स्टेशन मौजूद है। अब जैसे जैसे मैं गोरा कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तो गुजरते गुजरते मुझे ऐसा लगा कि कॉर्नर पे, यानी जहाँ से सीधे हाथ की तरफ डिफेंस की तरफ रास्ता जाया करता है, उस कॉर्नर के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। मेरा ख्याल था कि कोई और होगा जो किसी गाड़ी का या किसी भी चीज़ का मुंतज़िर होगा। लेकिन जैसे ही मैं चलते चलते उसके मज़ीद करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि कॉर्नर पे एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का शायद ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है, वो उस कब्रिस्तान के एग्जैक्टली बाहर की तरफ खड़ी हुई है। उसके कपड़ों से या उसका जो भी ब्राइडल ड्रेस था उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई क्रिश्चियन है। खैर, जैसे ही मैंने उस लड़की को तन्हा इस सर्द रात में वहाँ पे खड़े हुए देखा तो वो जो एक हमदर्दी वाला जन है वो एकदम से जाग चुका था। हालांकि मेरी अपनी गाड़ी पंचर थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके पास जाता हूँ, इससे पूछता हूँ कि इसको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया तो वो मुसलसल सीधे हाथ की तरफ, यानी जहाँ पे डिफेंस वाला रोड मौजूद था, उस तरफ देख रही थी, जबकि मैं पीछे की तरफ से, यानी उसकी बैक साइड से उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अब जैसे जैसे मैं उसके करीब बढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा और उसका जो डिस्टेंस है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि मैं आगे बढ़ रहा था, वो उसी जगह वैसे ही वहीं पे खड़ी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था वो मेरी आंखों से मुसलसल दूर होती चली जा रही है। पहले मुझे जब वो लड़की नज़र आई थी तो वो एग्जैक्टली कब्रिस्तान के बाहर कॉर्नर पे मौजूद थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ पे कब्रिस्तान का गेट मौजूद है वो देखते ही देखते अल्लाह जाने कैसे उस कब्रिस्तान के गेट के बाहर की तरफ पहुँच चुकी है। हालांकि ना ही वो वहाँ से मूव हुई थी, ना ही उसने अपने कदम बढ़ाए थे। फिर बिला आखिर देखते ही देखते यहाँ पे कैसे आई थी, ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। खैर, मैं उसके बावजूद अपनी बाइक जो कि पंचर थी उसको लेके इस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया। आप यकीन करें कि देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ कि वो जो लड़की थी, ये जो कब्रिस्तान का गेट था, इस गेट से आर पार होती हुई सीधा ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी है। अब जैसे ही वो लड़की कब्रिस्तान के अंदर की तरफ गई तो अंदर की तरफ जाने के बाद उसने बाकायदा अंदर की तरफ से मेरी तरफ देखना शुरू किया। अब बाकायदा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कब्रिस्तान के अंदर बुलाना चाहती है। और सच बात यह कि मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने काम करना छोड़ दिया था। मैं लाख कोशिश के बावजूद ना ही उस लड़की को समझ पा रहा था और ना ही अपने आप को समझा पा रहा था कि मैं उसकी बातों में मुकम्मल तौर पे आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपनी बाइक को कब्रिस्तान की दीवार के साथ खड़ा किया और अब मैं तैयारी कर रहा था कि मैं दीवार कूद के या इस गेट के ऊपर से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाऊं। इसी दौरानिए में जबकि मैं कब्रिस्तान के अंदर कूदने ही वाला था, एकदम से ऐसा लगा मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है। जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलट के देखा, मैंने देखा कि एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि तुम इतनी रात में कब्रिस्तान के अंदर क्यों जा रहे हो। अब जैसे ही मैंने उस पुलिस वाले को देखा तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की मुझे अंदर की तरफ बुला रही है और मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग को क्या हो चुका है। मैं ना चाहने के बावजूद भी उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। खैर, वो जो भी पुलिस वाला था वो एक बहुत अच्छा आदमी था। उसने मुझे कहा कि इस लड़की को नज़रअंदाज करो और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की
तो देखते ही देखते एकदम से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। और अब जब मैंने कब्रिस्तान के अंदर की तरफ देखा तो दूर दूर तक ना ही वो लड़की मौजूद थी, ना ही उस लड़की का नामो निशान मौजूद था। इस पुलिस वाले का ये बताना था कि अक्सर रात के औकात में एक लड़की लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और किसी भी बहाने से गोरा कब्रिस्तान के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि ये एक चुड़ैल है या फिर एक शेप शिफ्टर है जो रात के औकात में यहाँ पे नज़र आया करता है।